जय हिंद एवरीबॉडी एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। दिस इज़ आरएचटी सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे आपका लास्ट जो डिस्कशन था उसका पार्ट 2, दैट इज़ नवंबर पार्ट 2 के करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके बच्चों, तो वही सेम पैटर्न रहेगा जो अभी तक करते हुए आए हैं, दैट आई विल रीड आउट द क्वेश्चन इन हिंदी एंड इंग्लिश विथ योर एमसीक्यू ऑप्शंस। फिर उसके साथ साथ आप मुझे जवाब देते हुए चलेंगे और हम जवाबों को क्रॉस चेक करते हुए चलेंगे कि विच वन वॉज द राइट आंसर। लास्ट टाइम वी वर ऑन द 25th क्वेश्चन। आज हमें टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 26th। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ऑल राइट, 25 तक हमारा हो गया था, 26 से लेट्स बिगिन। चलो, ऑल राइट, आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन बच्चों, फोकस ऑन द स्क्रीन। द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट वॉज थीम्ड ऑन। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय था ए बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी एंड एशियन यूनिटी, बौद्ध कूटनीति और एशियाई एकता, बी रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका, सी स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू बुद्धा टीचिंग्स, बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से आध्यात्मिक विकास, डी एशियाज कल्चरल रेनेसांस, एशिया का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। मैं क्लॉक पे 30 सेकेंड्स आपको दे रही हूँ जैसे हमेशा देती हूँ। अगेन आई एम सेइंग कि क्वेश्चंस इजी हैं, ध्यान से पढ़ो और सही जवाब दो, है ना बच्चों। ओके, आंसर्स आर कमिंग, सही आंसर्स आ रहे हैं। आपके 30 सेकेंड्स आर अबाउट टू बी ओवर। चलिए, अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ठीक है, हमारा आंसर बी इज़ द राइट आंसर। पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई थी बच्चों, उसकी पूरी की पूरी थीम किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही थी? रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। क्योंकि बुद्धिज़्म जो है इसका ओरिजिनेशन ही एशिया से हुआ है। ठीक है, इंडिया वॉज द मेन हब, देन स्प्रेडेड टू डिफरेंट कंट्रीज़। हालांकि आज ऐसा है कि भारत से ज़्यादा दूसरे देश बुद्धिज़्म को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनेशन पॉइंट इंडिया से ही कंसिडर किया जाता है और इसीलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि पूरे एशिया को फिर से बुद्धिज़्म के थ्रू जोड़े, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, Proba 3 mission by European Space Agency is primarily focused on which of the following objectives? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रोबा 3 मिशन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित है? ए स्टडिंग द सरफेस ऑफ मार्स, मंगल की सतह का अध्ययन करना, बी डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग इन स्पेस, अंतरिक्ष में उड़ान भरते समय सटीक संरचना का प्रदर्शन करना, सी ऑब्जर्विंग डिस्टेंट एक्सोप्लैनेट्स, दूर के ग्रहों का अवलोकन करना, डी डेवलपिंग न्यू प्रपोल्जन टेक्नोलॉजी, नई प्रणोदन तकनीक विकसित करना। आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं। अगेन बच्चों, इजी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से फोकस से करेंगे तो पूरा हो जाएगा। समय खत्म होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग इन स्पेस। ठीक है, तो इसे करेक्ट आंसर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। प्रोबा 3 जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था जो कि प्रिसीजन मतलब सटीक, ठीक है, सटीकता से जो फ्लाइंग फॉर्मेशन होती है उसे अचीव करना। तो प्रोबा 3 वॉज मेनली फोकस्ड ऑन प्रिसीजन की कितनी सटीकता हासिल होती है, कितना परफेक्शन हासिल होता है। ठीक है, और ये ईएसए का मिशन था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which two Indian institutes are ranked in top 50 in the QS World University Rankings Asia 2025? QS World University Ranking Asia 2025 में कौन से दो भारतीय संस्थान शीर्ष 50वें स्थान पर हैं? A. IIT दिल्ली and IIT बॉम्बे, B. IIT मद्रास and IIT कानपुर, C. IISc बैंगलोर and IIT दिल्ली, D. IIT Bombay and IIT Kharagpur. Your 30 seconds start now. चलिए बच्चों, जल्दी से सोच समझ के सही जवाब दीजिए फिर से। ओके, आपके 30 सेकेंड्स ख़त्म हो चुके हैं बच्चों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे। ठीक है, तो हमारा जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है एशिया का, उसमें IIT दिल्ली 44th रैंकिंग पे आया है और IIT बॉम्बे 48th रैंकिंग पे आया है। टॉप 50 में रहे हैं भारत के ये दो कॉलेजेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The Pansir S1 air defense system recently seen in the news belongs to which country? पूछ रहे हैं हाल ही में खबरों में रही पैंटीर S1 वायु रक्षा प्रणाली किस देश की है? A. यूनाइटेड स्टेट्स, B. रशिया, C. इज़राइल या D. फ्रांस। आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, हम बहुत बार कर चुके हैं, इसके पूरे फीचर्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने पढ़ा नहीं भी होगा और आप कोशिश करेंगे याद करने का तो आपको आ जाएगा। आपका समय ख़त्म होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है जल्दी से सोच के जवाब दीजिए। चलिए, योर टाइम इज़ ओवर नाउ। सही जवाब है बच्चों B, रशिया। सही जवाब, सभी ने सही जवाब दिया है। B, रशिया इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं पेंसीर के बारे में, तो पेंसीर को हिंदी में पेंटीर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पेंटीर बोलते हैं, बहुत सारे लोग S को साइलेंट कंसिडर करते हैं। तो ये बेसिकली रशिया का इनिशिएटिव है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक मिसाइल सिस्टम है जिसमें भारत भी अपना योगदान दे रहा है ना। तो रशिया के साथ भारत भी मिलके इसमें कुछ ना कुछ अपना डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशन के साथ ये पूरा का पूरा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो ये वो है, इसके बारे में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। 110% प्रोबेबिलिटी है, तो इसको बिल्कुल पढ़ के जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किस प्रकार से मिसाइल्स, गाइडेड वेपन्स, एयरक्राफ्ट, ये सभी इस पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है। इसी के साथ भारत डायनामिक लिमिटेड ने रशिया के साथ ये MOU साइन किया है जिसमें ये डेवलप कर रहे हैं। रशिया से रोसोबोरोन एक्सपोर्ट जो है वो ये पूरा का पूरा हमारा MOU साइन कर रहे हैं, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। होकरसर वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच इंडियन यूनियन टेरिटरी और स्टेट? पूछ रहे हैं कि होकरसर वेटलैंड किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? A. हिमाचल प्रदेश, B. लद्दाख, C. जम्मू कश्मीर या D. उत्तराखंड। आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं। जल्दी से बताइए, टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर। चलिए, तो यहाँ पर सही जवाब देखते हैं बच्चों। अब क्योंकि पूछ रहे थे होकरसर वेटलैंड, तो ये लोकेटेड है हमारा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन C। ठीक है, होकरसर वेटलैंड कहाँ लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में। चलिए, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Recently, Ministry of Home Affairs has approved the establishment of an all-women battalion in which Central Armed Police Service, police force? पूछ रहे हैं
हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में एक अखिल महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है? ए CRPF, बी BSF, सी CISF या डी SSB सशस्त्र सीमा बल। आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं। ये आप पहले भी कर चुके हैं बच्चों, हम इस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं पहले हम पढ़ भी चुके हैं, बहुत बार आ चुका है ये हमारे हमने इसको बहुत बार स्टडी किया है, तो ये तो आपको इजीली बन जाना चाहिए, है ना। समय भी ख़त्म होने वाला है। चलिए, तो बच्चों पहली ऑल विमेन बटालियन जो है ये हमारी CISF में है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी CISF इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने गलत किया था इसे याद कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नॉट डेजिग्नेटेड एज अ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर 2024? पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2024 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित नहीं किया गया है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी HDFC बैंक, सी ICICI बैंक या डी एक्सिस बैंक। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। इजी आंसर है बच्चों इसका भी। पूछ रहे हैं कि डी सिब्स मतलब सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, इन चारों में से कौन सा सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑप्शन डी जो है हमारा एक्सिस बैंक, दिस इज़ द राइट आंसर। एक्सिस बैंक जो है बच्चों ये हमारा सिब्स सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक में शामिल नहीं है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑल राइट, बाकी तो रेस्ट ऑल इज सेल्फ अंडरस्टूड। यस, बाकी तो आपको अंडरस्टैंड करने में इजी होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा ही हुआ है। ओके अब यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ आपको आ रही होगी कि डी सिब्स क्या है ना। तो यहाँ पे डी सिब्स बैंक या सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक होते क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। तो डी सिब्स बैंक बच्चों वो बैंक होते हैं जो इतने ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड हैं कि इनके फेलियर की कोई चांसेस नहीं है। अब जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर बैंक्स फेल हो जाते हैं तो लोगों के पैसे पूरे के पूरे डूब जाते हैं बैंक्स के थ्रू, है ना। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे मल्टीपल बैंक्स ऐसे थ्रू आउट दीज मैनी ईयर्स सामने आए हैं जो बैंक ही बैंकरप्ट हो गए, बैंक के पास ही पैसा नहीं है ना, बैंक बंद हो गए। तो यहाँ पे टू बिग टू फेल, दैट इज डी सिप, कि बैंक इतने मजबूत और इतने बड़े और इतने वेल स्टैब्लिश्ड हैं कि फेल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डज उमंग द मोबाइल गवर्नेंस ऐप स्टैंड फॉर? मोबाइल गवर्नेंस ऐप उमंग का क्या अर्थ है? ठीक है, ए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन, बी यूनिवर्सल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के लिए सार्वभौमिक मोबाइल एप्लीकेशन, सी यूनिफाइड मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, एकीकृत प्रबंधन और शासन, डी यूनिवर्सल मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, सार्वभौमिक प्रबंधन और शासन। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। ये वाला थोड़ा ध्यान से पढ़ना बच्चों, थोड़ा सा एक लेवल अबव क्वेश्चन है बट ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली हो जाएगा। चलिए आपका टाइम ख़त्म हो गया। आई होप सबने सही जवाब यहाँ पर
सोच लिया होगा और दे दिया होगा। यहाँ का करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ईजी था, हमें बस इससे इनके फर्स्ट लेटर्स को कंपेयर करना था। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए एक्सप्लेनेशन आप देख लिए हैं। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि सिटीजन्स का जो एक डिजिटल गैप फील होता है ना। अब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, बहुत सारे टेक लिटरेट लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें टेक के बारे में, डिजिटलाइजेशन, मोबाइल के बारे में आज भी कुछ नहीं पता। तो उनका ये जो टेक डिफरेंस है उसको इराडिकेट करने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ताकि गवर्नेंस में डिजिटल इनिशिएशन आगे बढ़ाया जा सके, डिजिटलाइज्ड गवर्नेंस को आगे बढ़ाया जा सके और लोगों से भी ये जो डिजिटलाइजेशन उसको फेमिलियर किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वास्थ्य इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू। स्वास्थ्य पहल निम्नलिखित से संबंधित है। ए, प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट एंड कल्चर, पारंपरिक भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। बी, साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, पारंपरिक भारतीय ज्ञान का वैज्ञानिक सत्यापन। सी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास। डी, प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के लिए आयुर्वेद को बढ़ावा देना। आपके 30 सेकेंड बच्चों शुरू होते हैं। चलिए, तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी था, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इजीली बन गया होगा। ठीक है, तो बच्चों स्वास्थ्य इनिशिएटिव के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं कि दिस इज़ बेसिकली साइंटिफिक वैलिडेशन है। ठीक है, कि भैया किस प्रकार से हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको साइंस की मदद से हम स्थापित कर पा रहे हैं, प्रूफ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया की एक बहुत रिच हिस्ट्री रही है व्हेन इट कम्स टू फैक्ट्स, फिगर्स, कुछ भी बताना, वेदर इट इज़ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बॉटनी, है ना। भारतीय अगर आप अलग अलग वेद उपन्यास पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत के कल्चर में ऑलरेडी रूटेड थी जो बाद में दूसरे देशों ने डिस्कवर करी। तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग था बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेके, तो उनको एक साइंटिफिक वैलिडेशन मिल रहा है थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसे लीड कौन कर रहे हैं? CSIR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि अलग अलग फील्ड्स के जितने भी चीज़ें हैं उन्हें मिलाकर जो है यहाँ पर एविडेंस के थ्रू प्रूफ किया जा रहा है कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑलरेडी न्यू ऑल द थिंग्स दैट एग्जिस्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ई तरंग सिस्टम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज रिलेटेड टू। रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई तरंग प्रणाली किससे संबंधित है? ए, साइबर सिक्योरिटी इन डिफेंस नेटवर्क्स, रक्षा नेटवर्क में साइबर सुरक्षा। बी, AI बेस्ड डिफेंस स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, AI आधारित रक्षा स्पेक्ट्रम प्रबंधन। सी, रियल टाइम बैटलफील्ड सर्विलियंस, वास्तविक समय युद्ध क्षेत्र निगरानी। डी, सैन्य रसद स्वचालन यानी मिलिट्री लॉजिस्टिक ऑटोमेशन। अब यहाँ पे बच्चों आपके 30 सेकेंड्स फिर से शुरू होते हैं। चलिए अब अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, हम थोड़े इस वाले में जो है हमने देख रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास।
है ना। तो बच्चों ये जो ई तरंग सिस्टम है ये एआई बेस्ड डिफेंस स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सिस्टम है ना। तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर हम किस प्रकार से हमारा एक पूरा डिफेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, है ना। तो दैट इज़ फॉर दैट। चलिए 36 पर चलते हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑब्जर्व्ड। सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम और उनके खिलाफ संघर्ष हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए अक्टूबर 10 10 अक्टूबर, बी नवंबर 15 15 नवंबर, सी दिसंबर 5 5 दिसंबर, या डी दिसंबर 21 21 दिसंबर। जो 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए, तो आपका टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों। वेरी इजी क्वेश्चन। 15 नवंबर को जो है हम इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। व्हेन इज़ नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? पूछ रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 नवंबर, बी 20 नवंबर, सी 10 दिसंबर, या डी 25 जनवरी। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, आपके 30 सेकेंड्स ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल था कि नेशनल प्रेस डे हम कब मनाते हैं, उसका सही जवाब है 16 नवंबर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेशनल प्रेस डे भारत में मनाया जाता है 16 नवंबर हर साल को। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रेस की अभी यूँ भी बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में आती हैं। चलिए 38th, ATACMS मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ आर एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? हाल ही में समाचारों में रही ATACMS मिसाइलें किस देश से संबंधित हैं? ए रशिया, बी चाइना, सी US, या डी फ्रांस। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए, आपके 30 सेकेंड्स ख़त्म होने वाले हैं बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन और इजी आंसर। ATACMS का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो वो है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, है ना। और ये डेवलप की है बच्चों ऑप्शन सी USA ने। ठीक है, तो USA इज़ द राइट आंसर। चलिए 39th क्वेश्चन पर। विच कंट्री लॉन्च्ड द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट COP29? किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किया? ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सी अज़रबैजान, या डी जर्मनी। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी अज़रबैजान, या डी जर्मनी। आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं।
टाइम इज़ अबाउट टू बी ओवर बच्चों। चलिए, आपके 30 सेकेंड्स अब ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर है UAE। ठीक है, तो UAE के द्वारा जो है ये ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च हुआ था COP29 में। COP29 2024 में हुआ था अज़रबैजान। ठीक है, UAE ने ये लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? ताकि ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है पूरी विश्व में इन जनरल वो डबल हो जाए। ठीक है, कौन से ईयर तक, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि टिल विच ईयर UAE ने ये एम या टारगेट रखा है। तो एफिशिएंसी रेट्स एनर्जी के डबल करने का टारगेट UAE ने रखा है 2030 तक। ईयर भी ध्यान रखना क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ईयर्स पूछ लेते हैं, है ना। चलो, तो UAE वाले सभी बच्चे हमारे यहाँ करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। India recently signed an MOU with which country for the co-development of the Unicorn mast for Indian naval warships? भारत ने हाल ही में भारतीय नौसैनिक युद्धपोतों के लिए यूनिकॉर्न मस्तूल के सह विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? A. यूनाइटेड स्टेट्स, B. जापान, C. फ्रांस या D. रशिया। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बच्चों, टाइम इज़ अबाउट टू बी ओवर ऑलमोस्ट। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जिसके साथ यूनिकॉर्न मास्ट बनाने का एक MOU साइन हुआ है वो है देश जापान, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जापान देश के साथ हुआ है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following IITs developed the portable water pollutant detection device named AeroTrack? पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस IIT ने एरोट्रैक नामक पोर्टेबल जल प्रदूषक पहचान उपकरण विकसित किया है? A. IIT दिल्ली, B. IIT बॉम्बे, C. IIT कानपुर या D. IIT मद्रास। Your 30 seconds start now. चलिए बच्चों, आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो एरो ट्रैक है, ठीक है, एरो ट्रैक को डेवलप किया है बच्चों ऑप्शन बी IIT बॉम्बे ने। तो एरो ट्रैक का काम क्या है? पोर्टेबल है, कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब पानी में जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे हैवी मेटल हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, या बहुत सारे दूसरे टॉक्सिकेंस हो गए जो इंसानों के लिए या किसी के लिए भी इन जनरल अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पे एरो ट्रैक के थ्रू वो पोर्टेबल वाटर हम पहचान सकते हैं कि कितना पॉल्यूटेंट है उसमें, कितना नहीं है। ठीक है, किसने किया है इसे डिज़ाइन? IIT बॉम्बे। चलिए आगे चलते हैं। 40 सेकेंड। Which two organizations jointly organized the Bharat National Cyber Security Exercise, भारत NCX 2024? किन दो संगठनों ने संयुक्त रूप से भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2024 का आयोजन किया? A. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। बी. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी। सी. इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एंड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय।
ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दूरसंचार विभाग और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। अब बच्चों फिर से आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं टू फाइंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी आंसर है बच्चों, इसका इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। चलिए अब इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन ए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 43rd क्वेश्चन पर चलिए बच्चों। What is the objective of recently launched विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क पोर्टल, जिसे विजन कहते हैं? हाल ही में लॉन्च किए गए विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क विजन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ए, टू एनहांस डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्निकल स्किल अमंग रूरल यूथ, ग्रामीण युवाओं में डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल बढ़ाना। बी, टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के छात्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। सी, टू नर्चर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन अमंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना। डी, टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, देश भर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं बच्चों। चलिए, योर 30 सेकेंड्स आर ओवर बच्चों। इसका भी जवाब बहुत ही आसान था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इनोवेशन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन में जो है इसको और ज़्यादा बूस्ट करना ताकि बच्चों में टेक्निकल स्किल्स और एजुकेशनल स्किल्स आए। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। चलिए 44th क्वेश्चन पर चलते हैं। ओरेशनिक सीन इन द न्यूज़ रिफर्स टू, समाचारों में देखा गया ओरेशनिक का तात्पर्य है? ए, न्यू क्रिप्टो करेंसी, नई क्रिप्टो करेंसी। बी, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। सी, स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइंड फॉर लूनार एक्सप्लोरेशन, चंद्र अन्वेषण के लिए डिज़ाइन किया गया अंतरिक्ष यान। डी, हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम, या ऑप्शन डी हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम। चलो हिंदी इंग्लिश सेम लिखा हुआ है। चलिए योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, जल्दी से सोचिए ओरेशनिक क्या है। चलिए योर 30 सेकेंड्स आर ओवर हियर। अब यहाँ पे देखो ओरेशनिक के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चों ओरेशनिक बेसिकली एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि रशिया द्वारा डेवलप हो रही है। ये बेसिकली डेवलप हो चुकी है और यूक्रेन वाला जो पूरा मुद्दा चल रहा था उस बीच इसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना गया। तो ओरेशनिक इज़ नथिंग बट एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय रशिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Which species in the animal kingdom has been officially named Ophiophagus kalinga?
पशु जगत में किस प्रजाति को आधिकारिक तौर पर ओफियोफेगस कालिंगा नाम दिया गया है? ए नीलगिरी तहर, बी मालाबार सिवेट, सी लायन टेल्ड मकॉ या डी किंग कोबरा? योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, आपके 30 सेकेंड्स यहाँ ख़त्म हो गए हैं। तो देखिए, ओफियोफेगस कालिंगा है ना, तो कालिंगा जनरली ये जो शब्द है इस्तेमाल किया जाता है सांप को डिनोट करने के लिए। तो किंग कोबरा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो कर्नाटका की जो किंग कोबरा स्पीशीज़ है उन्हें लोकली कालिंगा सर्प कहते हैं, इसलिए उसका ऑफिशियल नेम ओफियोफेगस कालिंगा रख दिया गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Baalbek and Anjar, recently mentioned in the news, are UNESCO World Heritage Sites located in which country? हाल ही में समाचारों में उल्लेखित बाल्बेक और अंजार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस देश में स्थित है? ए यूक्रेन, बी सीरिया, सी लेबनान या डी टर्की? योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। ओके, योर 30 सेकेंड्स आर ओवर। अब बच्चों, ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं बाल्बेक और अंजर, तो ये किस देश को बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं लेबनान को। अब बाल्बेक और अंजर के बारे में अगर हम डिटेल्स जानें तो बाल्बेक बेसिकली बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल साइट है जो कि प्रिजर्व की हुई है अभी तक इतने अच्छे से। बाल्बेक फेमस है उसके टेम्पल ऑफ जुपिटर के लिए, है ना, जो कि रोमन एम्पायर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल भी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे बाल्बेक के पास जो बाल्बेक में जो है ये जो टेम्पल ऑफ जुपिटर है, इस टेम्पल को वन ऑफ द लार्जेस्ट रोमन टेम्पल कंसिडर किया जाता है। इसके साथ अगर अंजर की बात करें तो ये उमायद एरा का जो है साइट है और ये 8वीं सेंचुरी से जो है थ्राइव कर रहा है उसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल के कारण, और ये रोमन, बिजेंटिन और इस्लामिक तीनों ही आर्किटेक्चर्स का मिक्स माना जाता है अंजर। ठीक है, दोनों लेबनान में हैं। 47th क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द K4 बैलिस्टिक मिसाइल। K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द K4 मिसाइल is a nuclear capable ballistic missile with a range of approximately 3,500 किलोमीटर। K4 मिसाइल एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 3,500 किलोमीटर है। दूसरा, इट इज़ अ लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल डेवलप बाय DRDO। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक तरल ईंधन वाली मिसाइल है। 3. The successful launch of K4 missile strengthens India's nuclear triad, which includes land-based missiles, air-launched nuclear weapons, and submarine-launched platforms. K4 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण से भारत के परमाणु त्रिकोण संबंध को मजबूत करता है, जिसमें भूमि आधारित मिसाइलें, हवा से प्रक्षेपित परमाणु हथियार और पनडुब्बी से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अब फिर से वही बच्चों कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली या D 1, 2 and 3? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए बच्चों, आपका टाइम जल्दी ख़त्म होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे बच्चों अगर हम स्टेटमेंट्स एनालाइज करते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि K4 मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर की, है ना, बिल्कुल सही। दूसरा कि लिक्विड फ्यूल मिसाइल है, ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि K4 मिसाइल SSBNs में लगती है और ये लिक्विड नहीं सॉलिड फ्यूल्ड है ना, तो इसीलिए जो है ये स्टेटमेंट सेकेंड वाला हमारा रॉन्ग हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि ये जो है K4 मिसाइल की लॉन्च से भारत का न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, सीधी बात है, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड इज रॉन्ग, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं 48th क्वेश्चन पर। आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। द ककाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल, ऑल्सो नोन एज रामप्पा टेम्पल, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका या डी तमिलनाडु। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, आपके 30 सेकेंड्स जो है ख़त्म होने वाले हैं। इसका सही जवाब है काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसे रामप्पा टेम्पल कहते हैं। ये तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल की बात की जाए तो इसे रामप्पा टेम्पल भी कहते हैं, तेलंगाना में स्थित है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसके आर्किटेक्चर और कार्विंग्स के लिए इसे जो है बहुत ज़्यादा एक बहुत महान आर्किटेक्चरल साइट कंसिडर किया जाता है। ये मंदिर जो है शिव जी को डेडिकेट किया हुआ है ना। चलिए, और डायनास्टी पूछे तो वही काकतीय डायनास्टी। 49th क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल मेंस डे 2024। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2024 का विषय क्या है? पहला, मेंस हेल्थ एंड फिटनेस, पुरुषों का स्वास्थ्य और फिटनेस। दूसरा, पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल। तीसरा, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। चौथा, मेन एंड मेंटल हेल्थ, पुरुष और मानसिक स्वास्थ्य। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए बच्चों, इजी क्वेश्चन है, टाइम भी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही समय बचा है। चलिए, इसका सही जवाब है मेंस डे का जो थीम था बच्चों, इंटरनेशनल मेंस डे का थीम वो था ऑप्शन बी, पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल मेंस डे का थीम था पॉजिटिव मेल रोल मॉडल। ये थीम इसलिए था ताकि रोल मॉडल्स की मदद से अच्छा इन्फ्लुएंस पड़े सोसाइटी के मेल्स पर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुकर प्राइज विनिंग बुक ऑर्बिटल 2024। बुकर पुरस्कार विजेता पुस्तक ऑर्बिटल 2024 के लेखक कौन हैं? ए समांथा हार्वी, बी मार्गरेट एटवुड, सी हिलरी मैंटल या डी पेनेलोपी फिट्जजेराल्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए बच्चों, आपका समय ख़त्म होने वाला है 30 सेकेंड, और इसी के साथ हमारे नवंबर के क्वेश्चंस भी ख़त्म होने वाले हैं। ये वाला हमने बहुत बार देखा है। बुकर प्राइज़ जो है 2024 का जीता गया है ब्रिटिश ऑथर समांथा हार्वी द्वारा। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल किताब है, इन्होंने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर एक फ़िक्शन, साइंस फिक्शन के रूप में लिखी हुई है। ये ब्रिटिश हैं, इनका नाम है समांथा हार्वी, और इन्हीं की किताब ऑर्बिटल को इस बार का बुकर प्राइज़ मिला है। बुकर प्राइज़ या मैन बुकर प्राइज़ इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा नवंबर मंथ भी बच्चों फिनिश होता है। कल हम दिसंबर मंथ शुरू कर देंगे। विद इन 2 डेज़ हमारा जनवरी भी कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है तो ये लास्ट मिनट रिविजन्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर रहे होंगे। बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे आपको, है ना। तो अच्छा है अभी नए क्वेश्चन मिल जाएँ, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा ना लगे कि ये नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना। तो ज़्यादा रिवाइज़ करो, ज़्यादा समझो, और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। ओके, जय हिंद, जय भारत, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।